एक कविता और एक कवि एग्जैक्टली हम इस शब्द को कैसे समझें? झरना जो बह रहा है वो भी एक कविता है। सागर को देखे, नदियों को देखे बहते हुए, पक्षियों का चहचहाना देखे, वो सब कुछ एक कविता है। समय के साथ चीजें बदलती हैं, कविता भी बदलती है। रहीमन पानी राखिए, जोड़े तो 13 मात्राएं बनेंगी। बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष चून। ये दोहा हो गया। फ्रस्ट्रेशन भी आज के दौर में बहुत ज्यादा है, तो कविता जहाँ कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, जहाँ कहीं तनाव होगा, जहाँ कहीं दुख तकलीफ होंगी, तो कविता वहाँ ऑटोमेटिकली आ जाती है। इतनी जल्दी सी पहुंचने की उसे घर यारो, पड़ा है अब जो सड़क पे लहू से तर यारो। हेलो, खुशामदीद, वेलकम। आज जब गूंज गुजर रही थी, हमने ही उसको पकड़ लिया और बोला कविता सुनोगे आज, क्योंकि हमारे साथ देश के महान कवि जुड़े हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कविता, शायरी और गजलें क्या होती हैं। नमस्कार ममता किरण जी। नमस्कार लक्ष्मी शरण जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। थैंक अब यू और सो भी अच्छे मच। हो गए कि आपने अरे स्टूडियो में बुलाया है Thank और you. हम कविता पर बातचीत करने जा रहे थैंक यू, हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ममता जी, ये बताइए, एक कविता और एक कवि, ये एग्जैक्टली हम इस शब्द को कैसे समझें? कविता देखिए, जब से हम पैदा होते हैं तब से लेकर के और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हर पल हमारे साथ चलती है। जब हम पैदा होते हैं तो जो बच्चे का जो रोना होता है वो भी एक सुर लय ताल में होता है, और फिर हम जैसे जैसे और चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। देखिए ना, आप अपने नेचर में देखिए कि जो पहाड़ों से जो जो वो झरना जो बह रहा है वो भी एक कविता है। सागर को देखे, नदियों को देखे बहते हुए, पक्षियों का चहचहाना देखे, वो सब कुछ एक मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कविता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक लय और ताल और उसमें बंधा हुआ है। तो और बाकी जो कवि है वो क्या है कि जो कुछ हमारे समाज में जो कुछ चल रहा है, जहाँ कहीं हमें अप्रिय लगता है, जहाँ कहीं हमें कष्ट होता है, वहाँ वहाँ वो जो कवि है वो उन चीज़ों को महसूसता है, उनको व्यक्त करता है, और वो व्यक्त करने के लिए आपको शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सारी जो आपके भाव हैं, वो जो आपके विचार हैं, वो सब कहीं न कहीं हम उनको कविता में ढाल करके प्रस्तुत करते हैं, ताकि वो चीज़ें ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें और उन लोगों को अपील कर सके, उनके मन को छू सके, ताकि वो उनको कहीं ना कहीं एक दिशा मिल सके। जी सर, कविता जो है हिंदुस्तान में कैसे पली बढ़ी और इसकी हिस्ट्री कुछ आप हमें बताइए। देखिए, जो कहा जाता है कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो स्नान कर रहे थे, जो कहानी चलती है, अचानक से उन्होंने देखा कि क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा जो है वो प्रेम में डूबा हुआ है। अचानक से कोई बहेलिया शिकारी जो है वो उनमें से एक को मार देता तीर से, और वो जिस तरह क्रौंच पक्षी जो है वो तड़पता है, वो देख के उनके भीतर से एक गुस्से में एक श्लोक निकलता है। श्लोक तो लोग बाद में जाने, लेकिन महर्षि वाल्मीकि को खुद भी नहीं पता था। वो जिस तरह बोल गए और उसमें देखा कि मैं क्या बोल गया, वो एक श्लोक था, वो एक कविता थी। फिर जो कहावत है कि फिर नारद जी कहते हैं कि जब आपके पास, आपको पता नहीं ये जो आप कला आ गई है आपके पास, तो इसका इस्तेमाल करके फिर वो रामायण लिखते हैं। तो कहानी तो यहाँ से चलती है। और लेकिन ये है कि भारत में जितनी मतलब संस्कृत से शुरू करिए और जितनी भाषाएं हैं, सब में कविताएं रची गई। और एक जमाना तो ऐसा था कि जितने हमारे ग्रंथ हैं, वो कविता अब ना कहिए, उसको क्या कहते हैं कि जैसे एक राइमिंग करके वो जो है पद्य जिसको हम कह सकते हैं। तो हमारे जो यहाँ तक कि जो चिकित्सा के मेडिकल वाले जो ग्रंथ हैं, उनमें भी उसका इस्तेमाल किया गया। तो ये है कि वही चीज जो है ना, जब कविता के जरिए से आती है, एक लय में आती है, एक मीटर में बंद के आती है, तो इफेक्टिव हो जाती है। जी जी। मैं अपनी बात कहूँ तो मैंने किसी
40 साल पहले कोई किसी शायर की गजल सुनी होगी, कहीं नोट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन मैं अभी आप सुना दूंगा पूरी पूरी, क्योंकि वो उसकी जो जिस तरह उसके जो शब्दों का सौंदर्य है, जो उसके भीतर लय है, जो वो भीतर हमारे जहन में बिल्कुल बैठ गया है। हाँ। तो ये है कि धीरे 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 हर भाषा में फिर कवि आते गए, खंड काव्य लिखे गए, महाकाव्य लिखे गए, नई नई विधाएं आती गई, और ये सिलसिला लगातार जो है चलता रहा है। उसमें फॉर्मेट्स बदलते रहे हैं तरह तरह के, बहुत से विदेशी फॉर्मेट्स आ गए, बहुत से हमारे जो अपने थे वो खो गए, या समय के साथ अब किसी जमाने में महाकाव्य लिखे जाते थे, ठीक है, खंड काव्य लिखे जाते थे, आज वो क्षणिका लिखी जा रही है, आज हाइकू लिखी जा रही है, आज आप देखते हैं कि शेर मतलब 2 पंक्तियां जो है ना वो कोट की जाती हैं। तो वो एक अलग बात है कि समय के साथ चीजें बदलती हैं, कविता भी बदलती है, लेकिन मूलतः जो है कविता का जो काम, जो कवि का काम, जैसे ममता जी ने कहा, वो उसमें जब बहुत खुशी हो वहां भी कविता होती है, और कहीं बहुत तकलीफ हो जो हम सब देखते हैं। यही फर्क देखिए, एक कहीं कोई दुर्घटना हो गई, ठीक है, सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं, बिल्कुल, उसी में से कोई एक होता है जो आगे बढ़ के उसकी मदद करता है। हाँ। एक होता है जो उस दर्द को महसूस करता है कि ऐसे हुआ क्यों, ठीक है। तो वही है कि अब है तो सैकड़ों लोग, लेकिन ये महसूस करने की जो एक तरह से ताकत है, ये कवि को ईश्वर से कहिए या जो भी उसके भीतर के जो संवेदना है, जो उसकी भावनाएं हैं, वो उसकी वजह से वो कविता लिखता है। कोई उसी से कहानी बनाता है, कोई उससे अपना पेंटिंग का काम करता है। तो अलग अलग कलाओं में तो ये जो शब्दों को एक पिरो करके एक जो गुलदस्ता जो बनाया जाता है वो कविता बन जाती है। और क्या है, आप कहते हैं कभी हमारी कुटिया पे आइए, भले आपका वो 4 मंजिला मकान हो, बहुत शानदार हो, ये एक पोइट्री की तरह आप कह रहे हैं। कहते हैं अरे सुना भाई आपके दुश्मनों की तबीयत नासाज है, खराब है, अब तो दुश्मन कहाँ से आ गए, लेकिन कहने का एक ढंग है। तो वही बात है, उसको खूबसूरत तरीके से जब आप कहते हो, कहते हैं ना रसात्मक वाक्यम काव्यम, ऐसा संस्कृत में कहते थे। तो वही है कविता जो है ना, कि एक शब्दों का ऐसा एक गुलदस्ता बना देते हैं, उसको जिस तरह आप व्यक्त करते हैं किसी बात को, तो उसके प्रभाव बढ़ जाता है उसका। जी जी। क्या अगर एकदम मेरे दिमाग में आया, क्या हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा, इसको भी हम कविता मान सकते हैं? ऐसा सोचा जा सकता है? नहीं, अब देखिए वो है तो आपके उसमें छंद है, उसमें चौपाई है, उसमें दोहा है, उसमें तो बिल्कुल वो भी कविता ही है। क्यों? बिल्कुल पूरी तरह कविता है, भक्ति की, भक्ति बस ये है कि भाई वो उसका जो रस है वो एक अलग हो गया, वो भक्ति रस में डूबी हुई है। वीर रस की कविताएं होती हैं, श्रृंगार की कविताएं होती हैं, प्रेम की कविताएं होती हैं, है ना। तो बस वही है कि वो वहां पर भक्ति में जो है वो कविता है। इस जो शब्द आपने बोले, दोहा या शायरी, गजल, इन शब्दों में कुछ अंतर आता है? देखिए, ये जितनी भी विधाएं हैं कविता की, इनके मूल में क्या है? मूल में तो वही है ना कि संवेदना का उसमें कितना तत्व है। वो तो ये है कि एक फॉर्मेट है ना। जैसे ये वाजपेयी जी कहते हैं ना कि आप जब कोई कमीज है ना जाते हो सिलाने दर्जी के पास, है ना, तो उसका कॉलर और उसका ये, तो वो तो कोई भी मतलब कर ही लेगा, है ना, सीख करके कर ही लेगा। तो इसी तरह से ये दोहा है, गजल है, और या जो शायरी है ना, तो इनको लिखने का जो विधान है ना, बस वो थोड़ा अलग अलग है। लेकिन यदि आपकी चाहे या छंदमुक्त कविता हो जिसको हम कहते हैं ना, तो बस उसी हिसाब से आप उसको, लेकिन आपकी जो संवेदना है, आप कहना क्या चाहते हैं कविता में, और तो वो मेन है। अब बाकी उसको आप ढाल सकते हो अलग अलग उसमें। आप यदि सीखना चाहें तो सीख करके उसको उस तरह से भी ढाल सकते हैं, और नहीं है तो फिर आप छंदमुक्त कविता लिख सकते हैं। हिंदुस्तान में जैसे अनेक भाषाएं हैं, उस हिसाब से कविताएं, शायरी ये कहाँ तक फैली और किस तरह से? बहुत हर भाषा में लिखी जा रही। हिंदुस्तान इतना बड़ा है, हिंदुस्तान के बाहर भी यदि हम देखें तो हर जगह जो है ना, क्योंकि मनुष्य तो एक ही है। हमारी जो सुख दुख है, भले ही हम जो है वो अलग देश में रहते हैं, हमारे जो परिधान है वो अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हमारा पहनावा अलग है, हमारा खान पान अलग है, लेकिन पूरी दुनिया में जहां जहां मनुष्य है वहां वहां कविता है। क्योंकि जो हम
हम जो रह रहे हैं, जिस तरह की हम समस्याएं झेलते हैं, हमारे जो सुख दुख है, वो सब तो बिल्कुल एक से। जो चीज हम महसूस करते हैं वो चीज वहां पे भी महसूस वो व्यक्ति भी कर रहा है, उसके साथ भी यदि वो उस तरह की चीजें हो रही हैं, तो हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे आसपास, हमारे परिवार में जो कुछ जहाँ कहीं उस तरह से घट रहा है, उसको महसूस तो, क्योंकि हम इंसान हैं, हम उसी तरह से ही महसूस करते हैं, और उसी तरह से फिर हम उसको जिसके पास एक क्षमता है उसको वो व्यक्त करता है, उसको अपने शब्दों में लिखता है, उसको अलग अलग विधाओं में उसको ढालता है। तो जो ममता जी की बात को मैं आगे वही बढ़ाऊंगा कि जहाँ जैसे रेगिस्तान है, अब वहां पे आपको नींबू का गीत मिलेगा, पुदीना, वो आपको लोकगीत में वो पुदीना का जिक्र है। क्यों? रेगिस्तान है, तो जो उनके जीवन में जो चीजें हैं उन पर आपको कविता मिलेगी। वहाँ की रीति रिवाज, वहाँ की परंपराएं, वहाँ के दुख दर्द, वहाँ के लोग कमाई करने, पति कहीं चले गए, वो कहीं चले गए, वो जो, तो वो जो लोक कवि है वो अपने तरीके से उन चीजों को बनाते हैं। बहुत सारे लोकगीत हर भाषा में, हर बोली में आपको मिलेंगे, और वो चलते रहते हैं। तो वो समाज में जो कुछ भी अगर कहीं उसका विरोध करना है वो भी आ जाता, कहीं व्यंग के जरिए। और तो जैसे जो आप कह रहे थे, अब ये है कि जैसे ममता जी ने कहा कि वो अब दोहा है, मान ली, तो उसका एक विधान है कि 13 मात्राएं फिर 11 मात्राएं, एक पंक्ति में 13 मात्राएं फिर 11 मात्राएं, तो 24 मात्राओं से एक पंक्ति बनती है, एक दूसरी पंक्ति बन गई। रहीमन पानी राखिए जोड़े तो 13 मात्राएं बनेंगी। बिन पानी सब सून, पानी बिना न उबरे, मोती मानुष शून, तो ये दोहा हो गया। इसी तरह अगर गजल है तो उसका अपना एक मीटर है, उसकी अपना छंद विधान है, जो भी विधा है, मतलब वो घनाक्षरी है, सवैया है, हायकू है, जापान से आई है, तो वो फॉर्मेट्स अलग हो सकते हैं। बुनियादी तौर पे जैसे ममता जी ने कहा कि वो जो कुछ हमारे जो है जीवन को प्रभावित करता है, वो आपको कविता के माध्यम से आपको सब मिलेगा। मैं जब राजस्थान गया तो वहाँ ये देखिए, वो चीज हो सकता है वो जब समुद्री पे जाएंगे वो चीजें नहीं मिलेंगी आपको, उनके लिए तो रूटीन है वो रूटीन, तो लेकिन वहाँ उनके जीवन में जो है वो सारी चीजें, तो वो आपको लोकगीतों में उस तरह का दुख दर्द मिलेगा। और क्या है, कब 700 साल पहले लिखा होगा, काहे को ब्याही विदेश, अमीर खुसरो साहब ने, जी आज भी चलता है। क्यों? अब कहते बेटे भैया, उसको भैया को दीने महल तो महले, हमको दिया परदेश। अब वो दर्द तो है कि एक लड़की अपना घर परिवार छोड़ के जाती है, लेकिन कविता में वो दर्द आया, तो वो 700 साल पुरानी कविता आज भी चल रही है। बिल्कुल, बुनियादी बात ये है। जैसे अंग्रेजी में अगर मैं करेक्ट हूँ, लिरिक्स कहते हैं, जिसके फिर हम वो गानों के बोल होते हैं, तो ये क्या एक लेवल अप माना जाए, या ये भी इन्हीं सब चीजों से आगे बनाया जाता है सोच के? नहीं, वही सिचुएशन तो उनको भी चाहिए। जी। लिरिक्स भी हमारे जो है ना काव्य की एक विधा ही है। जैसे हमने इतनी सारी विधाओं की बात की, तो ऐसे गीत भी जो है ना, और गीत जो है हमारे, जब कुछ नहीं था तब भी जो है ना वो महिलाएं जो है ना, वो देखिए चक्की पीसते हुए, है ना, और कुएं से पानी भरते हुए, घर में बच्चा पैदा हुआ है उसके इतने जो मतलब होते थे। तो इस तरह से गीत जो है ना, ये जो लोक गीतों की जो परंपरा चली आ रही है हमारे यहाँ, तो बहुत पहले से, जब लिखित भी कुछ नहीं था तब भी मौखिक रूप से इस तरह से गीत जो है वो मतलब एक सुनते सुनाते हुए इस तरह से आज की पीढ़ी तक भी पहुंचे हैं। वो बिल्कुल वाले, उनका नाम नहीं है कि वो गीत उन्होंने किसने लिखा था, और उस तरह से वो उनका कहीं दर्ज नहीं हो पाए हैं वो गीत। तो गीत की जो परंपरा है वो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है। और गीत में क्या है, देखिए गीत के साथ जो है ना, एक जो उसकी जो लय होती है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत भीतर तक जो है ना वो आह्लादित करती है, बहुत आसानी से आपके जो है ना बिल्कुल मन में, पोर पोर में आपके रच बस जाती है। और अब जब फिल्मों की तरफ हम आते हैं, तो फिल्मों के जो गीत हैं वो भी, वहां पे भी बहुत सारे साहित्य के गीत भी हैं और उस तरह के भी गीत हैं। और जो गीत के साथ जब वो संगीत जुड़ जाता है, साज जुड़ जाता है, तब वो और भी, और कंठ जुड़ जाता है उस तरीके से, तो वो और भी मधुर हो जाता है। तो वो और भी हमको बहुत आत्मसात हम उसको कर लेते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। ममता जी की बात को मैं आगे बढ़ाऊं तो दो गीत का उदाहरण दूंगा जी। करोड़ों लोगों ने गाया है, करोड़ों लोग रोज गाते हैं, करोड़ों लोग गाते रहेंगे। भक्ति गीत है, ओम जय जगदीश हरे।
श्रद्धाराम फिल्लौरी जी थे, स्वाधीनता सेनानी थे, आर्य समाजी थे, जी तो उन्होंने ये गीत बनाया। अब जो आप कह रहे थे उसका, तो वो एक तो उसमें शब्दों का भी है, समर्पण है ईश्वर के प्रति, फिर उसका एक अपना लय जो है उसका इतना प्रभाव है कि वो आज करोड़ों लोग उसको गाते हैं, भले उनको ये नहीं पता हो कि किसका है। लास्ट में आता श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, तो वो आता है श्रद्धा लेकिन लोग नहीं जानते। उसमें कोई स्वामी जी आए हैं तो उन्होंने एक दो लाइन जोड़ के अपना अपने उसमें कर लिया, वो दुर्भाग्य से। खैर, दूसरा गीत का उदाहरण दूंगा। आज कोई शहीद होता है तो चैनल वैनल आगे थोड़ा बढ़ गया, हमारी अवेयरनेस बढ़ गई है, लेकिन एक गीत है जिसने कितने ही सैनिक शहीदों की विधवाओं के जिंदगी को बदला है, उस और वो गीत है ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो गीत का जो एक जादू है वो बिल्कुल अलग है जी। दोहों में जैसे सर ने बताया अमीर खुसरो के दोहे, एक हम कबीर के दोहों का बहुत आता है, अगर हम नॉर्मली भी किसी के वो कहेंगे कबीर के दोहे, इसके पीछे भी कुछ खास बात? देखिए, कब ये जो दोहे हैं ये सब हम अपने पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते रहे हैं ना, वहां से जो ये दोहे हम सुनते आ रहे हैं। और कबीर ने क्या किया कि वो उस समय की जो चीजें थी और उनको वो बहुत आसान से शब्दों में जो है उसको दोहों में रखा। और वो जिस तरह से आज ये दोहा भी जो है ना, दो पंक्तियों का जैसे बताया अभी आपको है ना कि उसकी मात्राएं बताई, तो दो पंक्तियों में सिर्फ जो है ना अपनी बात आपको कहनी है ना। उसके लिए छंदमुक्त कविता की तरह कोई ऐसा नहीं है कि बहुत जो है ना वो लंबी चौड़ी जो है ना वो पहले एक भूमिका बनानी है और फिर तो वो दोहे बड़ी आसानी से जो है ना लोगों को कंठस्थ हो गए। और जो है ना और बिल्कुल समय से जुड़ी हुई हर चीज पर वो जो है ना दोहे उनके, और जो कि आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। तो यही बात है कि कबीर के जो दोहे हैं, और दोहे अब आजकल तो खैर दोहे बहुत लिखे भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखे जा रहे हैं। वहां से जो परंपरा चली आ रही है वो आज भी जारी है। हालांकि कम लोग लिखते हैं, लेकिन दोहे जो है आज भी लिखे जा रहे हैं। जैसे मैं आपको सुनाऊं अपने ही समय की बात करूं कि दो दोहे सुनाती हूँ कि बच्चों को पर क्या मिले, छोड़ गए वो साथ, दीवारें ही बच गई जिनसे कर लो बात। और बच्चे परदेसी हुए, सूने घर संसार, कि बच्चे परदेसी हुए, सूने घर संसार, इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार, इंटरनेट पर ही मने अब सारे त्योहार। और एक दुआ ये और पढ़ देती हूँ कि वश में करने, आज का जो समय है कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, कि वश में करने जब उसे काम न आए मंत्र, है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र, कि है गवाह इतिहास तब रचा गया षड्यंत्र। तो ये है कि ये जो प्रासंगिकता है दोहों की, ये भी जो है ना वो समय देश और काल के साथ जो है ना वो बनी रहती है। तो ये अब लेकिन ममता जी ने अपने दोहे सुना, मैं अपना दोहा कैसे मेरा तो वो दोहा ये है कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। बहुत बड़ी बात है। एक थोड़े समय के लिए आते हैं आज के समय में, क्या जो यूथ है वो इस चीज को समझ पा रहा है या इस चीज में आना चाह रहा है? पोएट्री में, पोएट्री, लेट्स कम टू पोएट्री जी। अभी देखिए ये सोशल मीडिया का जमाना है ना, बिल्कुल। और हम जो फेसबुक या व्हाट्सएप पर वो खोलते हैं और या इंस्टाग्राम या जो भी है, तो वाकई जो है ना मैं तो मुझे तो लगता है कि जैसे हर चौथा पांचवा व्यक्ति जो है ना यहाँ पर कविता लिख रहा है भले चले ठीक है, लेकिन लिख रहा है ना, तो भले ही उसमें उस तरह से जो जिसको कहते हैं ना कि पूरा जो फॉर्मेट का जो उसमें होना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है, लेकिन कम से कम वो अपने भीतर के जो उसको जो कुछ महसूस कर रहा है उसको अभिव्यक्ति तो दे रहा है कम से कम वो वहाँ पर। तो और बहुत से लोग वाकई आना चाहते हैं और लिखना चाहते हैं। कई बार हमें लोगों को बहुत से लोग मिलते हैं और वो कहते हैं कि नहीं हमें गजल सीखनी है, हमें दोहा सीखना है ना, तो या हमें हाइकू कैसे लिखते हैं। या इन्होंने तो वाजपेयी जी ने तो पूरे अभी कोरोना काल में एक पूरी पाठशाला ही चलाई और तो उससे बहुत से लोग जुड़े और बहुत से लोग उस तरह से लिखने भी लग गए। तो पोएट्री का जो तत्व है वो तो मुझे लगता है कि बहुतों के भीतर है। लेकिन चूंकि
दूसरी चीजें पोइट्री से कोई अपनी पूरी जो है ना वो कमा खा नहीं सकता, नहीं ये बात सकता, जरूर हाँ। है। तो इसलिए उसको दूसरे भी अपने रोजी रोटी के लिए कुछ और भी करना है, लेकिन रुझान तो है बिल्कुल। तो ये जी, मैंने हाँ। इन्हीं की बात को आगे जैसे बढ़ा दूं। जी अब एक जो मैं अपने जैसे पुराना जमाना अगर आप लें तो कविता कहाँ थी, टेक्स्ट बुक में थी, टेक्स्ट बुक। एक बात खत्म हो गई, अब आप आगे बढ़ गए। उसके बाद क्या, जो साहित्यिक पत्रिकाएं होती थी, कितनी होती थी, बहुत थोड़ी सीमित होती थी, घर घर में तो नहीं होती थी, उसमें आपने पढ़ ली। अब जब से ये क्रांति हो गई ना इंटरनेट वाली, सोशल मीडिया वाली, अब तो जैसे ममता जी ने कहा कि कविता भरी पड़ी और जाने अनजाने आपकी नजर पड़ती है, आप पढ़ते ही हो। तो आज और हर किसी के हाथ में मोबाइल है, आज कविता की पहुंच बहुत ज्यादा है और लोग पढ़ रहे हैं उसको। और जैसे मैंने कहा था कि जैसे एक BHU के जो शोध छात्र है, PhD कर रहा है, उसकी कविता लाखों लोगों ने उसको, मतलब वो इतनी वायरल हो गई। तो ये जो अब साधन मिला है, तो पुराने जमाने से हम तुलना करें, हमारी कविता कहीं छप गई, हमको 20-25 पोस्ट चिट्ठियां मिल गई, हम बड़े खुश हो गए। आज तो लाखों लोग, अब मेरी एक कविता है, कोई पता नहीं किसने कहाँ रिकॉर्ड की, कहाँ डाली, मुझे नहीं पता था। अब मुझे पता लगने उसके तो करीब 40-50 लाख व्यूज हो गए हैं और कितनी 800 रील बन गई, मुझे ये सब नहीं पता, मैं इस दुनिया का उस तरह से जुड़ा नहीं हूँ। ठीक है, मेरा काम लिखना, मैं लिख रहा हूँ। तो आज कविता यूथ में बैठी हुई है और चूंकि फ्रस्ट्रेशन भी आज के दौर में बहुत ज्यादा है, तो कविता जहां कहीं फ्रस्ट्रेशन होगा, जहां कहीं तनाव होगा, जहां कहीं दुख तकलीफ होंगी, तो कविता वहां ऑटोमेटिकली आ जाती है। जी, तो ये बात तो वही आप छपने के लिए अब ये नहीं है कि आपको संपादक के पास भेजना है, अब वो छपेगी नहीं छपेगी, रिजेक्ट होके वापस आ जाएगी, फिर आपका जो है ना वो बिल्कुल हाँ डाउन हो जाता है कि नहीं मैं तो लिख ही नहीं सकता, मेरी कविता तो वहां से वापस आ गई। अब ऐसा नहीं है, अब आपने लिखा, आपने फेसबुक पे लगा दिया, रील बना दी, इंस्टा पे लगा दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया 20 लोगों को, तो जो है ना मतलब आपको वो उसमें जो है ना लाइक्स भी मिल गए, वो भी हो गया, आपको थोड़ा सा एक वो भरोसा भी होता है कि हाँ मैं लिख सकता हूँ। पहले तो ये भी जो है ना नहीं होता था। तो ये इसका फायदा बहुत है। तो इज इट, ये क्या जरूरी है कि कविता फ्रॉम विद इन भी आ जाती है या सीखना भी पड़ता है, या इट्स लाइक ये मिक्स्ड रहता है कुछ ऐसा? वही बात है कि देखिए आपके रुझान की बात है ना। मुझे लगता है कि आप जो चीज कर रहे हैं है ना, वो पूरी परफेक्शन के साथ करें। आप यहाँ पर इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप ये पूरे आप चाहेंगे कि हम इसको पूरे परफेक्शन के साथ करें। जहाँ कहीं कोई कमी है तो हम उसको, हमें कोई इंगित कर दे और हम उसको दूर कर लें। परफेक्शन का ही जमाना भी है और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, क्योंकि जो काम आप करें वो पूरी तरह से देखने वाले लोग कहें कि अरे वाह क्या बात है ना, ये तो पूरा परफेक्ट है, इसमें कहीं कोई कमी निकाले ही नहीं। तो वही लेखन में भी है कि जो कुछ आप लिख रहे हैं, तो यदि अब आप गजल लिख रहे हैं, अब उसमें मीटर छंद और बहर वो है ही नहीं, काफिया रदीफ कुछ है ही नहीं, तो फिर कौन पढ़ेगा उसको, है ना, वो देख करके अगर ये बेकार है ना, यही कहेगा। तो इसलिए यदि आपके अंदर कविता की वो मूल संवेदना, वो मूल तत्व है और आप उसको गजल के शेर में ही ढालना चाहते हैं, तो आपको उसको सीख भी लेना चाहिए कि भाई रदीफ क्या होता है, काफिया क्या होता है, मीटर क्या होता है ना। तो ये सब चीजें इसमें कोई बहुत बड़े दिन नहीं लगने कि बहुत ज्यादा दिन लग करके बहुत मेहनत करनी है। और अब ये तो बैठे बैठे आजकल तो चूंकि सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, और आप कहीं दूर बैठे हैं पूरी दुनिया में जहाँ भी हैं, तो अब बहुत सारी इस तरह की हम लोग पाठशालाएं भी चलाते हैं, क्लासेस भी चलती, जहाँ निःशुल्क आप सब इस तरह से बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप पर, जहाँ पर हम लोग सब जुड़ते हैं और लिखते हैं। वहाँ पर यदि कोई कमी होती है तो अगले जो वहाँ पर जो बड़े लोग होते हैं वो इंगित भी कर देते हैं। तो आजकल तो बहुत बेनिफिट है इस सबसे। ये एक्चुअली बड़ा दुविधा वाला सवाल है वैसे जो आप कह रहे हो ये, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी कविता लिखना चाहता है, ठीक है, हमारे जो प्रधानमंत्री थे चंद्रशेखर जी, जेल में थे, उन्होंने कविता लिखी। जयप्रकाश नारायण महान स्वाधीनता सेनानी, जेल में थे, उन्होंने कविता लिखी, पहले कभी नहीं लिखी थी। तो एक सिचुएशन आती है जहाँ बहुत ज्यादा जब आप डीप इमोशनल उसमें चले जाते हैं वो कविता, तो कहीं ना कहीं है कुछ कुदरती भी इसमें कोई शक वाली, मैं तो यही मानता हूँ कि भाई कहीं ईश्वर से जैसे चीजें आती हैं, अपने आप से आती हैं, भीतर से आती हैं, लेकिन वो देख के आती हैं, मतलब तो वो हमारे भीतर कहीं वो दर्द है। मतलब मैंने देखा कि एक साइकिल पड़ी हुई है, खून बिखरा हुआ है,
जी और वो मतलब तो एकदम तबीयत जो जिस तरह परेशान हुई कि कहीं घर जा रहा होगा, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, वो वही ऑटोमेटिक वो आ गया, कितनी जल्दी सी पहुंचने की उसे घर यारो, पड़ा है अब जो सड़क पे लहू से तर यारो। क्या तो स्वाभाविक जो कुछ आप देखते हो वो हाँ। आती है, आती तो आती। भीतर से कहीं, मैं हाँ। तो उसको ईश्वर की देन मानता हूँ। नहीं। लेकिन उसमें दो पहलू दूसरा भी है, वही हाँ कि आपके भीतर कविता लिखने का रुझान तो है, रुझान। लेकिन तो जो है, आप हाँ। लिख रहे हो उसको पॉलिश करने के लिए, हाँ। उसको बेहतर बनाने के लिए वो आप हमेशा कर। मैंने बड़े बड़े, अब वो देखिए इसमें कोई बड़प्पन की बात नहीं है, लेकिन जी नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े बड़े जो स्टार कवि हैं भारत के, हाँ जी अब आपसदारी में चलता है, उन्होंने मुझे कोई दोहा भेजा, मुझे कोई शेर भेजा, मैंने उसमें कहा कि अगर ये ऐसे हो जाए, अब उन्होंने उसको कर लिया। कर लिया। तो वो हमेशा रहता है मेरी हाँ। कविता में, कोई सुधार कर सकता है, ये बताएंगे कि इसमें अगर ये हो जाए, तो वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। बिल्कुल। लेकिन कविता लिखने का जहां तक सवाल है, भीतर आपके वो भावनाएं, वो संवेदनाएं महसूस करने की ताकत अगर है, क्योंकि किसी ने 60 साल बाद शुरू किया, किसी ने मतलब बिल्कुल। शुरू से बचपन से किसी को थी, थी। तो वो कहना बड़ा कठिन है कि उसका स्रोत हाँ, क्या वो है। वो नहीं, उस तरह से नहीं सिखाया जा सकता है। वो जो जी। मैंने बताया ना कि उसकी जो फॉर्मेट है वो सिखाया जा वो सकता सिखाया है, जा सकता लेकिन जो उसका जो मूल है ना, वो तो आपके भीतर से जो है ना खुद से ही आएगा, आना चाहिए, हाँ, है ना, बिल्कुल। तभी आप कविता लिख पाओगे। मेरे बिल्कुल। कहने से आप कविता नहीं लिख पाओगे। बिल्कुल। आपके अंदर यदि कविता का तत्व है और आप लिखना चाहते हो, आपने संकोचवश या अब तक नहीं अपने को पहचाना आपके भीतर की आपके भीतर भी कविता प्रस्फुटित है और आप उसको बाहर नहीं ला सके, यदि आप उसको लिखना चाहते हैं तो आपने कुछ शब्द लिखे, कुछ पंक्तियां लिखी और आप दिखा सकते हो किसी को कि क्या ये ठीक है, तो वहां पर वो चीज सिखाई जा सकती है। लेकिन उसका जो मूल है वो जो है क्या है कि हाँ। किस तरह से आपने अपनी उन संवेदनाओं को व्यक्त किया है और कितने अच्छे से व्यक्त किया है कि जो किसी के हृदय तक पहुंचती है, जो कि वो जो सुनने वाला कहे कि अरे ये तो मेरी मतलब मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन मैं नहीं लिख सका और इसने लिख दिया। तो ये जो बात होती है ना, ये कुदरती है, और ये जो है ना आपके उसमें मतलब है अंदर से होगी, जब तभी आप लिख पाओगे। फर्क समझना है कि कविता क्या है, तुकबंदी क्या है। तुकबंदी। अभी बैठे बैठे मैं आपकी मेज पे कुछ ना कुछ लिख दूंगा, तो तुकबंदी हो गई, कविता हो गई। बात सही। है। सिर्फ अब मैम आते हैं गजल पे, तो इज इट रिलेटेड टू गजल गाई जाती है, उसको लिखेंगे गाएंगे, तो लिखना तो हम ये कह सकते हैं कि लिरिक्स ही लिखे गए, बट गजल के तौर पे लिखे गए, कुछ ऐसा समझा जाए इसको। अगर जैसे उदाहरण ले सकते हैं, अगर मैं नाम भी लूं, जैसे जगजीत सिंह जी, वो गजलें गाते थे, तो मतलब गजलों को कैसे समझे हम? नहीं, गजल देखिए बहुत सारे जो पोइट्री फॉर्मेट्स हैं, हाँ ठीक है, गीत है, गजल है, दोहा है, माहिया है, कुंडलिया है, घनाक्षरी है, सब वगैरह 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 बहुत सारे हैं, 30-35 जो भी है। फिर छंद बहुत सारे हैं, सैकड़ों छंद हैं, उनके नाम हैं, उनका ग्रामर है। सारी कहानी जैसे आपकी डिजिटल में 0-1 पे चलती है, वहाँ 1-2 पे चलती है। 1-2-2 1-2-2 1-2-2 1-2-2 हो गया, एक छंद बन गया। और इसी के 2-1-2-2 2-2-1 मतलब कॉम्बिनेशन सैकड़ों छंद बनेंगे। अब गजल की जो आप बात कर रहे हैं, गजल की खास बात ये है, पूरी दुनिया में किसी भी भाषा में जितने पोइट्री फॉर्मेट्स हैं, तो गजल एक ऐसा पोइट्री फॉर्मेट्स है जिसमें अलग अलग शेर होते हैं, 2-2 लाइन के, ठीक है, जो भी गजल होगी 2-2 लाइन के उसमें शेर होते हैं। अब उसमें सहूलियत ये है कि एक शेर में तो आप मोहब्बत की बात करिए, एक शेर में पॉलिटिक्स की बात करिए, एक शेर में आप सोशल कोई रियलिटी की बात करिए, एक में कोई स्पिरिचुअलिज्म की बात करिए, यानी आप पूरी दुनिया को समेट सकते हैं उस एक गजल में। उसमें आप देखिए मिनिमम 5 होने चाहिए, 7 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, 21 लोगों ने रिकॉर्ड कायम कर दिए, बकायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गए कि एक ही गजल में 100 से ज्यादा शेर, इतने शेर। तो आप बहुत सारे, तो ये जो उसकी ब्यूटी है कि आप एक ही गजल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स को ले सकते हो, इसकी वजह से गजल बहुत पॉपुलर है। और 2 लाइन आप बोलते हो, एक शेर बोलते हो, वो जब ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब ये जो शायर का शेर है, ये पता नहीं कितने प्रधानमंत्रियों ने, राष्ट्रपतियों ने, पाकिस्तान के राष्ट्रपति तक ने इसको, वो बेचारे शायर तो वहीं रह गए कस्बे में जिन्होंने लिखा, लेकिन ये शेर जाने कहां कहां चला गया। तो एक 2 लाइनों में इतनी गहरी बात, बड़ी बात जो कह देते हैं आप,
तो इसकी वजह से जितने नेता, जितने साधु संत है, सब वो शेर जरूर सुनाते हैं, ये बात है। तो ये गजल की पॉपुलर, अच्छा वो गाई जाती है तो उससे और उसका जो है दूर दूर तक वो और पहुंचती है। ये है कि गजल का स्वरूप रूप बदल गया। एक जमाने वो उसमें मोहब्बत भरी रहती थी, सारा मोहब्बत की बात होती थी। आज जगजीत सिंह साहब उसमें खास नाम, बहुत अच्छा नाम लिया। उन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि मोहब्बत और वही पुरानी पुरानी बातें, जुल्फें और ये वो सब हट के, लेकिन उन्होंने वो भी गाया, अब मैं अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं, अब मैं राशन की कतारों में नजर आता हूं, अपने खेतों से बिछड़ने की सजा पाता हूं, है ना। पत्थर के सनम पत्थर के खुदा, पत्थर के ही इंसाफ पाए हैं, तुम शहरे मोहब्बत कहते हो, हम जान बचा के आए। तो जो मॉडर्न सेंसिटिविटीज हैं उनको उसमें उन्होंने, आज गजल बदली हुई है। हमारी गजल में या ममता जी की गजल में आप वो मोहब्बत एक आध शेर आ जाए तो आ जाए, वरना जो आज की जो हमारे आम आदमी का दुख दर्द है वो उसमें मिलेगा। तो गजल जो है ना वो अरबी से चली, फारसी में आई, उर्दू में आई, हिंदी में आ गई, और सारी भाषा, आज सारी भाषाओं में गजल कही जा रही है। करीब करीब बोलियों में गजल है, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, ब्रज, भोजपुरी, सब में। तो ये उसकी जो है जादू यही है कि 2 लाइन में आप बहुत सारी बात कह। और इसमें कोई शक नहीं है, जगजीत सिंह जी ने गजलों को बहुत लोकप्रिय बनाया है ना। और मतलब कॉलेजेस तक जो है ना, यूनिवर्सिटीज तक जो है ना वो गजल को लेकर के गए, और आम घरों में मतलब गजलें उस तरह से सुनी जाने लगी। और आज उनके न रहने पर वाकई एक बहुत बड़ा वैक्यूम भी हमें लगता है कि अब इस तरह से जो है ना इतनी लोकप्रियता गजल को जो उन्होंने जो दी थी गायकी के जरिए, वो जो है ना कहीं सुनने को उस तरह से अब नहीं मिल रही है। बिल्कुल। एक सर बहुत ही मेरे हिसाब से थोड़ा अलग सवाल पूछूंगा। ये जो अब जमाना बदल के, मेरे हिसाब से आज मेरे को कोई नया गीत कह सकते हैं, सॉन्ग या कुछ लिखी हुई चीज आती नहीं है। बट चलिए फिल्मों की बात छोटी सी छेड़ देता हूँ, रीमिक्स का बहुत हो गया। कोई बहुत पुराना गाना उठा दिया, उसको रीमिक्स बना दिया। इवन मैं नाम लूंगा जो सुरिंदर कौर जी पंजाब के सिंगर रही है, उनका गाना वो भी रीमिक्स कर दिया। तो ये मेरे को थोड़ी बहुत अटपटी लगती है बातें कि गाने हैं नहीं क्या, यहाँ खत्म हो गया, आप लिख ही नहीं रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग, कुछ लिखने को नहीं बचा। बिल्कुल सही बात है। और मुझे तो लगता है कि मतलब उनको उस तरह इसके लिए आवाज भी उठानी चाहिए कि भाई आपने या परमिशन लेनी चाहिए ना। कैसे आप जो है ना किसी के उसको जो है ना वो छेड़छाड़ करके उसको रिमिक्स बना दो, एक अच्छा भला जो इतना मतलब लोकप्रिय चीज है, और उसको आप रिमिक्स में करके उसकी जो है ना वो इधर उधर उसकी टांगे मरोड़ दो। तो ये भी ठीक नहीं यार, वाकई कई इसीलिए लगता है कि क्या वाकई थोड़ा सा जो है ना अच्छा लेखन नहीं आ रहा है या क्या है ना। क्योंकि नहीं, वो क्या है, वो पॉपुलैरिटी को बुलाने का तरीका, सीधी सी बात ये है कि चूंकि बहुत पॉपुलर था उसको हमने वो, और बाजार है, चूंकि मार्केट है, चीजें बिकनी है, पहले सीडी बिकनी थी, अब यूट्यूब के वो बिकना है, जो भी उसकी वजह से ये जो है इस तरह का आ रहा है। और भारत में अनफॉर्चुनेटली देखिए, दूसरे देशों में क्या है, एक सिंगर है वो अपना एल्बम बनाता है और वो करोड़ों में बिकता है। ये भारत में कभी हो ही नहीं पाया। जी। लोगों ने इंडिविजुअल सीडी बनाई, कैसेट बनाए, वो थोड़े दिन चला, पर वो उस तरह से तो मतलब एक नहीं बन पाया कि उसमें ओरिजिनल चीजें आती। तो आप घूम फिर के कहाँ जाते हो कि पुरानी चीजें उठाओगे, ये करोगे, वो करोगे। तो ये अनफॉर्चुनेट बात। और फिल्मों में भी वही बात है, एक जमाने में हॉलीवुड का कहीं से कोई फिल्म है तो उससे जितनी भी आपकी बड़ी से बड़ी फिल्में बनी है, आप देखेंगे ना, कोई कोरिया की फिल्म का वो है, कोई जापान की फिल्म का है, कोई कुछ है। अपवाद को छोड़ के मतलब 2-4 फिल्में छोड़ दे तो सारी वही। तो ये एक है कि ओरिजिनल पे हम कभी गए नहीं। कितने हिंदी में सैकड़ों उपन्यास भरे पड़े हैं, कितनों पे फिल्में बनी हैं। तो मतलब वो एक अलग तरह की समस्या है। और जो ये रिमिक्स वाला है, ये कोई बहुत अच्छी हेल्दी ट्रेंड नहीं है। इंटरनेशनली, अब सर इंटरनेशनली बात करते हैं, पोएट्री इंटरनेशनली, उस पे आपका क्या कहना रहेगा? पोएट्री तो देखिए हर जगह है,
बिल्कुल। मैंने पहले भी कहा जी, कि जी। है ना, जहाँ जहाँ मनुष्य है वहाँ वहाँ पोइट्री हम्म, है। बिल्कुल। तो पूरी दुनिया में जो है ना, हर देश के लोग जो है ना वहाँ पर कविताएं लिख रहे हैं, जी। उनके पोइट्री रीडिंग्स होती हैं, हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होते हाँ, हैं। उस तरह से बिल्कुल। हमारे यहाँ एक वाचिक परंपरा, ये तो सिर्फ भारत में ही है जहाँ की इस तरह से वाचिक परंपरा से जो है ना रात रात भर कवि सम्मेलन होते रहे हैं और उसको लोग सुनते रहे हैं। पहले कुछ और साधन नहीं थे, तो ये कवि सम्मेलन जो है बहुत बड़े वो मतलब एक चीज हुआ करते थे कि जिसको लोग आ करके अपने दूर दूर से लोग आते थे बैलों में चढ़ करके और उसमें ले करके, है ना, पूरा जैसे कि बहुत बड़ा जलसा, बहुत बड़ा जलसा, हाँ। उत्सव, बहुत बड़ा मेला कवि सम्मेलन का जैसे होता जी, था। जी, और जी, उसको जी। रात रात भर लोग बैठ करके सुनते थे और सुबह जो है ना 5-5, 6-6 बजे तक जो है ना वो कवि सम्मेलन कवि चलते थे। सम्मेलन। लेकिन अब ऐसा नहीं है। वहाँ पर यदि हम विदेशों की बात करें तो वहाँ पर भी उसी तरह से पोएट्री रीडिंग्स होती हैं और लोग आते हैं, सुनते हैं कविताएं। और उसको हम लोग भी गए हैं बाहर जी। भारत सरकार की तरफ से और देखा हमने। हमारे यहाँ तो थोड़ा सा जरूर ये है कि यदि कोई नेता वेता आकर के आया उसमें कवि सम्मेलन में तो वो तो अपनी हाजिरी लगा करके अपना भाषण दे करके चला जाता है। लेकिन विदेशों में जरूर ये है कि वो पूरी, उनको भले ही कुछ वहां पर समझ में नहीं आ रहा। ब्रिटेन में गई थी, वहां पे मैंने अनुभव है कि कई बार होता था कि काउंसलर वगैरह वहाँ के जो उस तरह से होते हैं उनको बुलाया जाता था, लेकिन उनको कुछ हिंदी समझ में नहीं आ रही, लेकिन वो पूरे टाइम तक पूरे बैठे टाइम हुए हैं बैठे। और सुन रहे हैं। तो कविता की जो, यदि हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि कविता की जो है वो भाषा जो है ना वो उस तरह से नहीं होती है। वो सिर्फ नहीं आपकी जो आपका जो चेहरे के जो भाव है उससे ही भाव, कविता प्रेषित उससे हो जाती कविता है। मैं इस बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए, जैसे रूस में गया हाँ जी। तो वहाँ जैसे अगर मतलब पुष्किन के नाम पे कवि थे इतने बड़े, और जब वो जेल से छूट गया, जेल में डाल दिया गया था उनको। बहुत जगह कभी मारे भी गए हैं, जान से मारे गए हैं। भारत में भी ऐसा हुआ, पाश को गोली मारी गई। तो वो वहाँ पे हर शनिवार या इतवार को वो बाकायदा सजावट करते हैं और कोई ना कोई लिटरेरी प्रोग्राम करते हैं। ओके। तो दूसरे देशों में, अच्छा जैसे अमेरिका देखा, जब राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण होता है तो वो बिल्कुल। एक कविता पाठ होता है वहाँ पे, वो पोएट आता है वहाँ। जब 31 दिसंबर का जश्न, क्योंकि जैसे हमारे दिवाली वाली से बढ़ के, होली से बढ़ के वहाँ जश्न होता है, मान लो नए साल का, तो टाइम्स स्क्वायर में बाकायदा पोएट आते हैं, वो कविता पाठ करते हैं। हाँ। दूसरे देशों में भी यही, कवि की बहुत इज्जत है। जहाँ इज्जत की बात करें वहाँ कवि की जो है दूसरे देशों में मैंने देखा कि जैसे इंग्लैंड में पोइट्री के लिए उसने जो भी पासपोर्ट्स में देखा होगा, कुछ देखा, वीसा कैसे, वो मतलब कोई महिला आती तो उठ के खड़े हो गए, यू आर ए पोएट। मतलब दूसरे देशों में कवि का बहुत सम्मान है, कविता का बहुत सम्मान है। हमारे यहाँ जनता में बहुत कविता के प्रति ललक है, लेकिन सरकारों का ध्यान कवियों की तरफ नहीं गया। हमारे बड़े बड़े जैसे तुलसीदास भी हों तो उनका कोई स्मारक, या गालिब का स्मारक के लिए इतनी जिद्दोजहद, इतने वर्षों जो है उसके लिए संघर्ष करना पड़ा। एक मैत्री शरण गुप्त जी के नाम पे सड़क बनाने के लिए पता नहीं वर्षों तक अभियान चलाना पड़ा, लाइक दैट। तो वो सरकारें हमारी तरफ से थोड़ा उदासीन हैं, लेकिन दुनिया भर में कवियों का बड़ा सम्मान है, कविता का सम्मान है। ये हमारे भी पहले भी जैसे लाल किला कवि सम्मेलन होता, नेहरू जी खुद सुनने चाहते थे, है ना, और बड़े बड़े लोग दिनकर, निराला, महादेव वर्मा, सब आ करके कविताएं सुनाते थे। आज का जो परिदृश्य है वो बिल्कुल बदला हुआ है। अब तो बिल्कुल उस तरह से जो है ना कवि सम्मेलनों की स्थितियां जो है ना वो बहुत, वो जो है ना लाफ्टर चैलेंज जैसे होता है ना, वो एक उस तरह के एक शो बन करके रह गया। वहाँ पर आपको कविता बहुत कम मिलती है। जी, बहुत बहुत बढ़िया बात कही ममता जी ने, और हम तो उसके भुक्तभोगी, हम तो साक्षी हैं। मतलब हमने जब शुरुआत की थी आज से 40 साल पहले, 45 साल पहले, तो मैंने वो दौर देखा है जब ने सुबह 5 बजे कोई आया संयोजक कि भाई अब इसको समाप्त किया जाए, जनता चिल्ला रही नहीं नहीं चलने दीजिए, और सूर्योदय हो गया, उसके बाद तक कवि सम्मेलन चल रहे हैं जैसे इन्होंने कहा। तो वो दौर हमने देखा कैसे धीरे धीरे जो बाजार आया भारत में और कवियों को पैसा मिलने लगा। अर्थ ने अनर्थ कर दिया। तो अब वो पैसा लूटने के चक्कर में वो सस्ती चीजें आने लगी। हास्य कविता में कोई विरोध नहीं है, वो भी एक रस है, और बहुत कठिन है हास्य रस की कविता लिखना। कि वो हास्य रस की कविता भी बने और कविता बनी रहे, उसमें कोई फोड़ता नहीं आए, कुछ नहीं आए, सस्तापन नहीं आए, तो ऐसा नहीं है। लेकिन अब वो चुटकुले सुना देना, इस तरह की बातें करना, तो बाजार के चक्कर में भीड़ में तालियां लूट लो और मांग मांग के ताली लेना, तो कवि सम्मेलनों का जो स्तर था वो बहुत गिर गया दुर्भाग्य से।
तो अब जब कविता गिरेगी तो उस जमाने में हाँ, वो कविता उस किस्सा तरह मैं की भी थी, बताने जा रही दिनकर थी जैसे कि- कवि थे तो नेहरू जी सुनने आते थे, हाँ, सुप्रीम और वो कोर्ट के एक जज किस्सा आते थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट आते थे। कि वो जब मंच पे चढ़ रहे थे नेहरू जी, तो उनका जो पाँव था वो लड़खड़ा गया और पीछे से दिनकर जी थे, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया। तो उन्होंने कहा भी, बल्कि अरे आपने संभाले, तो उन्होंने कहा हाँ, नेहरू जी जब राजनीति लड़खड़ाती है तो साहित्य से संभालता है। तो ये जो है ना साहित्य का जो है ना वो था लेकिन आज जो है वो बहुत कुछ जो है ना बहुत जिसको कहते हैं ना वो ढल गया है सब कुछ। ये हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पार्लियामेंट तक में प्रधानमंत्री हो या ऑपोजिशन हो, कविता का इस्तेमाल जी, 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 बिल्कुल होता बिल्कुल ही करते होता हैं, है। बिल्कुल जी, जी, करते तो हैं। इसलिए कभी नहीं भूलना चाहिए कि कवियों को सम्मान देना बहुत ज्यादा जरूरी जी, है। जी। एक जो सवाल आप है- बात जी, कर रहे हो ना, मैं जी, थोड़ा जी, उसको इलेबोरेट कर रहा हूँ सिर्फ। बिल्कुल बिल्कुल। नेहरू जी की, पंडित नेहरू की मेज के ग्लास के नीचे उन्होंने रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता लगा रखी थी। ये मीलों घने जंगल हैं लेकिन हमें क्या है, मीलों दूर जाना है, उस तरह का जो है ना, द वुड्स आर डार्क एंड डीप एंड बट आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, उस तरह का कुछ है कि सोने से पहले। जो शास्त्री जी जिस रात उनका वो हुआ है, मतलब डेथ हुई है, उन्होंने अपनी डायरी में खुद लिखा है, बड़े शौक से सुन रहा था, किसी का शेर है, बड़े शौक से सुन रहा था जमाना तुम्ही सो गए दास्तां, किसी से उनको इल्हाम हो गया। तो ये सिलसिला आप जैसे कह रहे थे ना, पंडित हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, उन्होंने शेर व शायरी में जवाब दिया। हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री उन्होंने पूरी गजल सुना दी निदा फाजली साहब की, या जितने लोकसभा के सांसद, तो वो कहते हैं अच्छा मैं मुझे थोड़ा 30 सेकंड दीजिए सर, मैं वो कविता सुनानी मतलब ये सिलसिला बड़ा लंबा चल रहा है, रीच बढ़ गई। मजे की बात ये, बस यहाँ से बात ये, आप इसको विराम देता हूँ कि चूंकि बहादुर शाह जफर शायर थे, तो अंग्रेज अफसर जो है उनको वो जो है कविता के बहाने से वो कि वो उन्होंने एक शेर उनको लिख के भेजा कि दमदमे में दम नहीं है, खैर मांगो जान की क्या, और क्या जो भी, तो उसका वो जवाब दिया बहादुर शाह जफर में, गाजियों में जब तक भी बू रहे, गाजियों में बू रहेगी जब तक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो वो वहां देखिए शायरी टकरा रही है, वो शायरी। और जब ये अपना नादिर शाह आया था, इसने कत्लेआम मचाया था, तो उसका जो शाही शायर था, जो यानी रॉयल पोएट था, जिसको सैलरी इस बात की थी कि तारीफ करे, वो एक, जब उसने इतना खून खराबा देखा, 6 दिन में लाशें लाशें और खून, उसने शेर लिख के भेजा जी, जैसा बिहारी ने जो काम किया था। अब और कोई होता नादिर शाह जैसा जालिम तो गला काट देता उसके, लेकिन उसने इतनी खूबसूरती से अपनी एक बात, एक शेर लिख के भेजा, और उस 2 लाइन के शेर की वजह से नादिर शाह ने तुरंत कत्लेआम रोक दिया। ये ताकत है शायरी की। इन अ वे ये एक कम्युनिकेशन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड है। ये इसमें एक क्वेश्चन है जो मुझे अभी ध्यान आया। सो ये एक टॉकिंग पोएट्री इज आल्सो अ टॉकिंग मेथड ऑन स्पॉट। आप खड़े खड़े 2 पोएट्स हो, वो आपस में भी बातचीत पोएट्री द्वारा करते रहते हैं। तो ये भी कई बारी मैंने टेलीविजन पे देखा है, जी। सुना भी है। तो इट्स लाइक अ कम्युनिकेशन मेथड आल्सो। नहीं, जो आप कह रहे हो ना, इसके बाकायदा राजस्थान में और बहुत सारे देश अलग अलग नाम से, तो वो क्या होता था, महफिलें लगती थी और वो तुरंत की तुरंत कविता बनाते थे, 2 टीमें जैसी बन जाती थी, वो इधर वाला सुना रहा है तो उसका वो जवाब दे रहे, ये रात भर इस तरह के कार्यक्रम चलते थे। अंताक्षरी का नाम सुना ही होगा आपने। हाँ, यस। तो वो कविता पे आधारित होती थी, बाद फिर वो रामचरितमानस पे हो गई, फिर फिल्मी गानों तक आ गए। अब आज के वो फिल्म के नाम बोल के अंताक्षरी कर लेते, वो अलग बात है। बिल्कुल। लेकिन मतलब जो आप बात जैसे कह रहे थे, ये ट्रेडिशन में थी हमारे स्कूलों वगैरह में खूब होती थी, है ना, अंताक्षरी होती थी, इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत होती थी और बच्चों को उस तरह से इनकरेज किया जाता था। आज की डेट में भी कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि पोइट्री पे बुक्स लिखते हैं, रिलीज भी कराते हैं। बट आप क्या सोचते हैं, वो जिस तरह से बुक्स लिखी जाती हैं, जो सोच है, द थॉट, क्या वो चेंज हो गई है ऑफ द राइटिंग ऑफ पोइट्री, और चाहे वो यूथ ही होगा, उन्होंने भी बुक्स लिखी हैं, अपनी बुक्स भी पब्लिश करवाई हैं, बट द थॉट प्रोसेस कुछ बदलाव आया है? नहीं, थॉट प्रोसेस क्या मतलब, मुझे नहीं, वो तो बहुत बदला है, सब कुछ बदला है, समय के साथ कंटेंट बदला है,
और फॉर्मेट्स बदले हैं, नई नई चीज़ें आती गई हैं। आज का यूथ जो है वो भी मतलब वो नए तरीके, नए नए मुहावरे, नई नई बातों में चीज़ें बदल रही हैं। वो तो फॉर्म हमेशा बदल रहा है। बस एक जो तकलीफ की बात यह है कि जो कविता की किताबें हैं या ये हिंदी की प्रॉब्लम है, यानी दूसरी भाषाओं में ऐसा, मलयालम में जैसे मेरा केरल जाना हुआ, केरल साहित्य अकेडमी का एक 10 दिन का फेस्टिवल था, मैं इनॉग्रेशन के लिए गया वहाँ पे इनॉग्रेट करने। अब वहाँ अगर वो लिखते हैं, वो फुल टाइम राइटर ही होते हैं, वो और कोई काम नहीं करते। राइट। वो हर साल एक उपन्यास लेंगे, वो लाखों में बिकेगा, उसकी रॉयल्टीज, उनका जिंदगी चल रही है, तो उन्हें क्या जरूरत है कुछ। अब हम सारा जो है ना 10 घंटे लगाएं किसी काम में, तो हमें क्या लिखने के लिए वक्त मिलेगा और क्या वो मिलेगा। तो ये जो आप कह रहे हो वो एक तकलीफ है। हिंदी में किताबें बहुत कम छपती हैं तो बिकती नहीं उस तरह से। अंग्रेजी में उतना नहीं है। मैं गया एक वो सी फंक्शन, इंग्लिश अंग्रेजी की कविताओं की किताब का लोग वो था बुक रिलीज थे, वहां पब्लिशर ने वो मेज जो है रखी हुई थी, उसमें करीब करीब 150 किताबें होंगी। तो जब फंक्शन खत्म होकर मैं बाहर लौटा, उनकी ट्रेडिशन उस तरह की, वो सारी किताबें बिक चुकी थी वहीं। मतलब आप सोचिए कि उस अकेले फंक्शन में ही उसका तो हो गया काम। बिल्कुल ठीक है। हिंदी में ये समस्या है। तो किताबें छप तो रही हैं और तरह तरह के मतलब उसमें कविताएं आ रही हैं, अलग अलग रंग है उसमें कविताओं के, सब कुछ है, कंटेंट बदला हुआ है, कुछ सारा बहुत कुछ बदलाव है, लेकिन बस वो खरीदने की समस्या जिस दौर में, जिस समय में जी रहे हैं ना, तो वो उस तरह की चीजें तो आपके उसमें कविता में आएंगी ही आएंगी। क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी जी जी। मैंने खुद देखा कि मैं अगर एआई को बोलूं मेरे को स्क्रिप्ट बना दो, वो स्क्रिप्ट बना देता है। हाँ। तो इसका क्या कविताएं बनवाने लगेंगे? देखिए एआई जो है ना, बहुत सारी जो है ना, जैसे पहले भी हम लोग बात करते ही हैं कि भाई हर चीज के जो है ना वो इफ्स एंड कॉन्स होते ही हैं। तो वो एआई जो है ना वो वाकई आपको बहुत सारी सुविधाएं तो दे रहा है, बहुत कुछ कर रहा है आपको। अब लेकिन जैसे आप उपन्यास लिख रहे हो, कोई शोध परक कोई काम आप कर रहे हो, आप एआई से कहो कि हमें ये चीज की जरूरत है, तो आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपको जो है ना तुरंत जो है ना वो सेकंड्स में जो है ना सारा डाटा आपको इकट्ठा करके दे देगा। आप उसका इस्तेमाल अपनी चीजों में, जो कुछ भी आप लेखन कर रहे हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन एआई से कह दो कि हमें कविता मेरे मन के भाव लिख दो, वो थोड़ी ना लिख देगा एआई जो है। वो लिख तो देगा, बट आई डोंट थिंक दैट नहीं वो इतना प्रभावशाली थोड़ा ना, वो क्या, वो जो है ना हाँ वो उस तरह से वो बात नहीं आएगी ना, जो कि हम इंसान और हम जो खुद हमारा जो मन है और हमारा जो दिमाग है जो एक साथ इतनी उसमें सफर कर रहा है, चारों तरफ हम निगाह दौड़ा देते हैं यहाँ बैठे बैठे। मुझे नहीं लगता एआई में तो जो कुछ जो है ना वो फीड उसमें किया गया है, वो उसके बेसिस पे आपको डाटा इकट्ठा करके दे देगा। बारिश पे आप कहो कि हमें कविता लिखनी, वो आपको बारिश पे हजारों कविताएं ढूंढ करके आपको दे देगा, है ना, जो कि उसमें जो ऑलरेडी लिखा है। लेकिन आप जो चीज लिखना चाहते हो वो कैसे लिख देगा वो एआई? बिल्कुल। और जो लिखेगा भी तो वो उतना जो है ना उसमें जो वही जैसे कविता में जो संवेदना का जो तत्व है ना वो उसमें नहीं होगा। वो पढ़ाई जाने वाली जो है ना उस तरह की जो भाषा है ना वो वही होगी उसमें। बिल्कुल। मैंने कोई 30 साल पहले एक सज्जन का इंटरव्यू किया था, वो सारे अखबारों में छपा, मैगजीनों में छपा। वो कंप्यूटर म्यूजिक उन्होंने इजाद किया, कंप्यूटर म्यूजिक। अच्छा। और मैंने उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बाकायदा उसके सुनवाए भी कि हमने ये पीस बनाया है। 30 साल हो गए मुझे तो कंप्यूटर में। आपने कहीं कुछ सुना कंप्यूटर म्यूजिक के? कंप्यूटर म्यूजिक नहीं सुना ना। वो नई चीजें चल पाती हैं, उसी तरह एआई की कविता भी नहीं चल पाएगी। कविता तो यहीं से जब हृदय दिल से निकले, हाँ बिल्कुल दिल से जो निकले हुए जो भाव है ना, बिल्कुल वही कविता। एंड में इट माइट साउंड लाइक अ आर्टिफिशियल ब्रेन, बट असली तो यही। हाँ तो बंदी आप कर सकते, एआई को बताओ कि ये सारा जो हमने जो आप कुछ भी दे दो उसको, एक आर्टिकल दे दो 3 पेज का कि इसको राइमिंग में कर दो, वो कर देगा। बिल्कुल। तो वो कविता नहीं बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम कुछ एक पोएट्री आपकी तरफ से। अच्छा चलिए मैं सुना देती हूँ कविता। एक इसका शीर्षक है भंडरिया। तो वही आज का जो समय है, जिस तरह से हमने बहुत तरक्की तो बहुत कर ली, लेकिन बहुत कुछ है जो हमारे हाथ से छूटता जा रहा है, फिसलता जा रहा है, मुट्ठी से रेत किया जा रहा है। तो कुछ भाव पकड़ने की इस कविता में कोशिश है। बहुत अलग जगह से ये कविता है, ये कविता अभी टेक्स्ट बुक में भी आई है।
तो सुनिएगा। अब सवाल ये है कि भंडरिया लोग यूथ तो जानेगा नहीं, जानेगा फ्लैट में कहाँ भंडरिया है वो एक जमाने में वो होता अलग से वो बनी होती थी तो वो भंडरिया थी। तो नहीं, वो मैं इसलिए मैंने कहा कि ये जैसे ममता जी की कविता बहुत पॉपुलर है, पर एक कवि की जिम्मेदारी ये भी है कि जो जो चीजें समाज में खो रही हैं उनको वो पोइट्री में लाए। भाषा में जो शब्द खो रहे हैं, जो चीजें गायब हो रही हैं, जो वैल्यूज खत्म हो रही हैं, उन सबको अपनी पोइट्री में लेके और समाज के सामने वो सामने लाता रहे। जी ममता जी, कहीं ना कहीं वो आपको एक संदेश भी दे। तो गांव के मकान की भंडरिया में एक अरसे से रखी पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे, सबको भनक लग गई है कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह होने को है। अब तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कढ़ाई ने कलछुल से, कलछुल ने चमचे से, चमचे ने परात से, परात ने भगोने से कहा, खूब रौनक होगी घर में, सारे रिश्तेदार जो आएंगे, हम भी खूब नाचेंगे, खटर पटर, कभी नानी, कभी चाची, कभी मौसी, तो कभी बुआ के हाथों। व्यंजनों की कल्पना करने लगे हैं सभी बर्तन, कर रहे हैं आपस में खुशी खुशी चटर पटर, याद कर रहे हैं बड़े भैया की बिटिया का ब्याह। हफ्तों पहले जमा हुए रिश्तेदार, धूमधाम, चहल पहल, बिटिया की विदाई और साथ ही अपनी भी विदाई। तब से हम बंद हैं इस भंडरिया में, कढ़ाई ने उदास होकर कहा। खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। कि खबर लाई है कलछुल कि छोटे भैया की बिटिया का ब्याह तो हो भी गया शहर के एक बड़े से फार्म हाउस से। रिश्तेदार मेहमानों की तरह आए और वहीं से लौट भी गए। यूं तो इस बात से खुश हैं पराते, भगोने, कढ़ाई, कलछुल, चमचे कि हो गया छोटे भैया की बिटिया का ब्याह। पर अफसोस, अफसोस इस बात का है कि ना तो घर में हुई रौनक, ना ही जमा हुए रिश्तेदार और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का, और ना ही उन्हें मिला मौका ब्याह में शामिल होने का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहूंगा कि ममता जी गजल भी सुने, क्योंकि दोनों तरफ है ना। ये तो जो छंद मुक्त कविता आ गई अब, बिल्कुल सारे छंदबंद वो सब खत्म हो गए। तो उसमें सिर्फ जो उसका थॉट है, उसकी इंटेंसिटी है, उसी से उसकी कविता की ताकत मिलती है। लेकिन एक जो इनका गजल, क्योंकि इनका गजल जो कलेक्शन है उसको क्या महादेवी वर्मा सम्मान मिला है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का। बिल्कुल बिल्कुल, जी, गजल भी हो जाएगा। चलिए, मैं गजल की एक मतलब 2-3 शेर यूं रखती हूँ कि देखिए, आए दिन हम ऐसी खबरें पढ़ते सुनते हैं। दुख की बात यह कि तमाम वेबसाइटें जो ऐसे तरीके सुझाती हैं, तब यहाँ से इस गजल का मतलब कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, कि खुदकुशी करना बहुत आसान है, जी के दिखला तब कहूँ इंसान है। कि जी के दिखला तब कहूँ इंसान है। और सारी दुनिया चाहे जो कहती रहे, कि सारी दुनिया चाहे जो कहती रहे, मैं जिसे पूजूं वही भगवान है। कि मैं जिसे पूजूं वही भगवान है। और टिक ना पाएगा कोई सच यहाँ, कि टिक ना पाएगा कोई सच यहाँ, झूठ ने जारी किया फरमान है। कि झूठ ने जारी किया फरमान है। और एक मतलब एक शेर सुनाती हूँ कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, कि है दूर तलक यूं तो अंधेरा मेरे आगे, है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। कि है मुझको यकीन होगा उजाला मेरे आगे। और बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, कि बिटिया तू रसोई से जरा दाने तो ले आ, एक आस में बैठा है परिंदा मेरे आगे। कि आस में बैठा है। तो बस ये ऐसे ही जो बातें हैं, जो कुछ हम छोड़ते जा रहे हैं और जो हमारी परंपराएं हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश है कि इनके माध्यम से वो चीजें आगे आती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। आप दोनों का मैसेज, क्योंकि ये भी कविता सुन लीजिए। अरे जरूर बिल्कुल बिल्कुल, कविता भी सुनेंगे। जी जी, पहले एक छोटा सा मैसेज मैं चाहूंगा, स्पेशली क्योंकि ऑडियंस यूथ तो है ही है हमारी, उनको आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? देखिए, कविता जो है हमेशा मोहब्बत की बात करती है। ईश्वर ने उसको इसीलिए भेजा इस धरती पे कि जाओ
और प्रेम की बात करो, करुणा का संदेश दो, भगवान बुद्ध ने जो दिया इसीलिए भगवान बुद्ध बने, बिल्कुल। और संवेदनशीलता का दो, भाईचारे का दो। अभी मैं देख रहा हूँ ये ट्रेंड मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि मतलब वो जैसे गजल है, अब लाखों गजलें लिखेंगे लेकिन आप एक लाइन नहीं सुना सकते जिसमें कहीं कोई नफरत की बात की गई, मोहब्बत की बात होगी, भाईचारे की बात होगी। इधर कुछ सो कॉल्ड कवि आए हैं इधर, अब उसको कवि कहेंगे या कविता कहेंगे, ले जो कहीं ना कहीं उसमें कविता में भी वो लेके आ रहे हैं, क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म या नफरत की बात। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। दूसरी बात ये है कि देखिए, कवि कभी भी किसी उसका जो है उसके नजरों के सामने देश होता है, देश के लोग होते हैं, देश की समस्याएं, देश की चुनौतियां, और अगर और आगे बढ़ के जाए तो पूरी मानवता होती है, पूरी दुनिया होती है। तो अभी और उसका ये काम है कि वो सरकार की हम आजादी की लड़ाई लड़ ही नहीं पाते। तब तो रेडियो था, ना टेलीविजन था, ना सोशल मीडिया, अखबार था नहीं, शिक्षा इतनी थी, सारा भाई आजादी की लड़ाई में था कौन? सिर्फ कविता थी, लोग कवि थे, लोग कविता थी या कविता थी। छोटे छोटे पर्चों में कविताएं जाती थी। गांधी जी के अलावा गांधी जी का साथ किसने दिया? किसी ने नहीं दिया, सिर्फ कवियों ने दिया, कविता ने दिया। तो कवि का काम यह है कि सरकार किसी को, कोई पार्टी, हमें कोई लेना देना नहीं, वो सरकार की आंखों में आंखें डाल के वो बात जो है खुल के जो है कहे। अमर वही कविता है जो जहां जिसने प्रतिरोध किया है। वो प्रतिरोध मतलब आप शोषण से करिए, दमन से करिए, अन्याय से करिए, अत्याचार से करिए, सड़ी गली परंपराओं से करिए, लेकिन जो प्रतिरोध की कविता, रामचरितमानस क्या है? हाँ, एक तरफ रावण जैसा इतना शक्तिशाली एक है, और कहाँ वो दो लोग हैं जो वनवासी हैं, राम और लक्ष्मण। तो वो कविता इसलिए अमर है, इसीलिए उसको तो रात भर अब वो धार्मिक ग्रंथ बन गई, कविता धार्मिक ग्रंथ बन गई। तो यही मैं कहना चाहूंगा, वो कवि अगर है कि बहुत जिम्मेदारी का काम है, उसका काम है कि भी प्रेम फैलाइए, करुणा फैलाइए, संवेदनशीलता फैलाइए, जिनकी कोई आवाज नहीं उनकी आवाज बन करके आप आइए। तो वो बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी जी। और ये जो चैनल वाले जिस तरह से कविता का स्तर हल्का कर रहे हैं, कवि जो है ना वो किसी पार्टी से संबद्ध नहीं होता, जैसे कि वाजपेयी जी का। चैनलों में हम क्या देखते हैं, यही देख रहे हैं ना, इस तरह से कविता जो है ना वो करवा रहे हैं, तो कविता का स्तर कितना हल्का कर दे रहे हैं। कवि जो है ना वो किसी भी पार्टी से, किसी भी उससे जो है ना बंधा नहीं है। वो उसकी जो नजरें हैं वो जहां पर शोषित हैं, जहां पर वंचित हैं, जहां पर अन्याय हो रहा है, जहां पर वंचित हो रहा है, जहां पर किसी को किसी का हक नहीं मिल रहा, उसके खिलाफ जो है ना वो आवाज उठाती है, और वो जो है ना लोगों तक पहुंचे। और तो कवि का काम यही है। बिल्कुल सर की कविता जी। मैं कविता आपको सुनाता हूँ। ये कविता बहुत वायरल भी हुई और ये बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ। उसमें रूसी भी है, अंग्रेजी भी है, इटालियन भी है, स्पेनिश भी है, अरबी भी है, बहुत सारी भाषाओं में। तो वो, और दिल्ली में आप देखते हैं ना कि वो रोड रेज होता है, अचानक से एक अच्छा भला पढ़ा लिखा आदमी हत्यारा बन जाता है। तो ये कविता देखिए, कविता अपना फिर काम करती है। इसका शीर्षक है वे लोग। छोटी सी कविता है कि वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। वे लोग डिबिया में भरकर पिसी हुई चीनी तलाशते थे चींटियों के ठिकाने। छतों पर बिखेरते थे बाजरे के दाने की आकर चुग सके चिड़ियां। वे घर के बाहर बनवाते थे खोदी के आते जाते प्यासे जानवर पी सके पानी। भोजन प्रारंभ करने से पहले वे लोग निकालते थे गाय और दूसरे प्राणियों का हिस्सा। सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से पत्ती तक, कि सूर्यास्त के बाद वे लोग नहीं तोड़ने देते थे पेड़ से एक पत्ती तक, कि खलल न पड़ जाए सोए हुए पेड़ों की नींद में। जब चिड़ियों के झुंड आज उठते थे उनकी फसलों पर, तो वे उन्हें भगाने की बजाय कहते थे राम की चिड़िया राम के खेत और खाओ री चिड़ियों भर भर पेट। वे अपनी तरफ से शुरू कर देते थे बात, अजनबी से पूछ लेते थे उसका परिचय, जरूरतमंद की दिल खोल कर करते थे मदद। बस्ती में कोई पूछे किसी का मकान, तो पहुंचा कर आते थे उस मकान तक। कोई भूला भटका अनजान मुसाफिर आ जाए रात बिरात, तो करते थे भोजन और विश्राम की व्यवस्था। संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हो
उनकी प्रजाति के कुछ लोग, क्या बात, कि संभव है अभी भी दूर दराज किसी गांव या कस्बे में मौजूद हो, उनकी प्रजाति के कुछ लोग, काश ऐसे लोगों का बन सकता है एक संग्रहालय कि आने वाली पीढ़ियों के लोग जान पाते कि जीने का एक अंदाज ऐसा भी था, क्या कि बात है, जीने क्या का एक बात, अंदाज ऐसा वाह, भी था। वाह, तो ये तो कविता थी छंदमुक्त, और गजल। मेरे मेन विधा गजल है। और वैसे मैं करीब 25-30 फॉर्मेट्स में इसलिए लिखता हूँ कि हमारी विधाएं खत्म हो रही हैं, तो उसको एक मैंने मिशन बनाया हुआ है कि वो फॉर्मेट्स हमारी यंगर जनरेशन जो है वो जाने तो सही कि माहिया क्या है, ये क्या है, वो क्या है, खैर। लेकिन एक गजल के बस कुछ एक गजल के कुछ शेर सुन लीजिएगा। वो यूं है कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते क्या हुए, बात, कि लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। और शेर ये है कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, नूर एक डिवाइन लाइट, एक दिव्य प्रकाश, कि नूर की बारिश में जैसे भीगता जाता है मन, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए, क्या बात, एक पल को भी किसी को एक खुशी देते हुए। और ये शेर बहुत कोट किया जाता है, कई बार लोग नाम बताते हैं, कई बार नहीं बताते संचालन में, लेकिन बहुत कोट हुआ, क्योंकि इसमें एक अलग तरीके से मैंने एक बात की। शमा पे सैकड़ों शेर आपको मिलेंगे, लेकिन मैं एक अलग रंग से कहा, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ मैंने देखा जब कभी, मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए, कि मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। और शेर ये है, तीरगी यानी अंधेरा, कि आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, आज के इस दौर में मिलते हैं ऐसे भी चिराग, रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए, कि रोशनी देने के बदले तीरगी देते हुए। और शेर ये है कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए, कि चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए, टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते। क्या बात है, वाह, बहुत शुक्रिया। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा था, ये कि देखिए दुनिया भर में जो है कविताएं, वहां भी पहले लिरिकल पोइट्री का रिवाज रहा है, हालांकि ज्यादातर अब वो जो है फ्री वर्स हो गई हैं। भारत एक ऐसा मुल्क है जिसमें कविता को गा के सुनाया जाता है, गजलें तरन्नुम से सुनाई जाती हैं, गीत तरन्नुम से सुनाए जाते हैं, दोहे भी लोग गा के सुनाते हैं। इसकी ये हमारे देश की अपनी विशेषता है, अपनी कविता की, ये भी एक बड़ी बात है इसके लिए। और लोग मतलब उसको बहुत उसका आनंद लेते हैं। ये एक पहलू जो भारत की कविता के साथ ही है। जी बिल्कुल जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज हमसे जुड़े। मैं मतलब इतना कुछ सीखा है। बस मैं यही चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस, हमारा यूथ और आगे बढ़े ये सब सुन के, और बहुत ही अच्छा इसका एक कह सकता हूँ तो लेसन ले, सीखे और अपनी लाइफ को और अच्छे से आगे बढ़ाए। थैंक यू सो मच। दोबारा जुड़ेंगे एक बार और, क्योंकि इस चीज को आगे और डिस्कस करना बहुत जरूरी है, और बातें बहुत सी हैं जो हम पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सबका आभार। एक्कोज जब भी हमारे साथ जुड़ती हैं, हमारी एजेस कुछ ना कुछ बहुत ही खूबसूरत लेके आती हैं। आज हमने कविता यानी कि पोएट्री के बारे में इतनी जानकारी ली है जो हमारे यूथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लेसन, अगर मैं शब्द लेसन यूज़ करूं, हमारे यूथ को यूज़ करना चाहिए, इसको पॉजिटिव तरीके में आगे लाइफ में इस्तेमाल करना चाहिए। हम आपके साथ आगे भी बने रहेंगे, फिर मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। सी यू वेरी सून। थैंक यू।